हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो जिसका इंतज़ार हम लोग पिछले 2 महीने से, क्योंकि अप्रैल में आने वाला था नोटिफिकेशन जो कि रीशेड्यूल होकर के अब जून में आना था, तो फिर वो आ चुका है 9 तारीख को, जैसा कि रीशेड्यूल होकर के नए कैलेंडर में लिखा था। तो फिर आज ही की डेट आना था और ये आज ही की डेट आया है। तो मतलब रिवाइज कैलेंडर के हिसाब से चीज़ें अभी सही चल रही हैं, टाइम टू टाइम हो रही हैं। तो जो भी इसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें चल रही थी, जो भी चर्चा में थी कि पैटर्न चेंज होगा या फिर फॉर्म की फ़ीस कुछ बढ़ेगी, ये भी सुनने में आ रहा था, या वेंडर चेंज होगा या क्या होगी चीज़ें, तो फिर वो सब आज इस नोटिस ने बिल्कुल क्लियर कर दी है। तो हम चलो देखते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये जो है CGL का हमारे पास डेट ऑफ सबमिशन, मतलब 9 तारीख से आज फॉर्म आउट हो चुके हैं और फिर 4 जुलाई तक ये ओपन रहेंगे, तो आप इसके बीच में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो लोग हैं, मतलब जैसे कि आज नोटिफिकेशन आया है, तो एकदम से इतनी हड़बड़ी भी नहीं करनी है और एकदम से 4 तारीख है तो 3 तारीख को भी भरने नहीं बैठना फॉर्म को। आई सजेस्ट कि आप लोग 11 से 20 के बीच में अप्लाई कर देना, ठीक है। तो फिर ये ऐसा राइट टाइम रहता है कि बीच में कहीं पे हमें अप्लाई कर देना चाहिए। तो जो लास्ट डेट है वो हमारी 4 जुलाई है, जो कि जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने की जो डेट है वो 5 तारीख है। उसके बाद क्या है, विंडो एप्लीकेशन करेक्शन फॉर्म 9 तारीख से 11 तारीख तक खुले हुए हैं, जुलाई तक। और जो शेड्यूल 1 मतलब टियर 1 जो CBT होने वाला है वो हमारा 13 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त के बीच में होगा। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो आज 9 तारीख है, लगभग 13 से लेकर के जून हो गया, जून जुलाई अगस्त 2 महीने रह गए हैं लगभग, ठीक है। 2 महीने का हमारे पास अभी भी टाइम है। तो जो टियर 2 है वो दिसंबर 25 में होगा, मतलब अगस्त के बाद सितंबर, अगस्त तो पूरा खत्म हो जाएगा टियर 1 में, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में ही मान लो 1 दिसंबर को, तो 3 महीने आपको टियर 2 के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, अगर किसी को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में दिक्कत हो रही है तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहली जो चीज़ है वो है, पहली चीज़ हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में ये सब इनका पेज खेल दिया गया। लेवल 4 लेवल 5 में क्या क्या चल रही है वो आप देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी वैकेंसी कितनी आई है CGL में। टेंटेटिव वैकेंसी अप्रॉक्सीमेटली 14,582 वैकेंसी आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है, जो कि पिछले साल से वो लगभग 17,700 के अराउंड टेंटेटिव वैकेंसी थी, जो कि उससे तो कमी है। बट स्टिल चलो ठीक है यार, इतनी ही आती है तो खैर ये हमारे हाथ में नहीं है। उसके बाद जो है, और हाँ एक और चीज़ कि इस बार जो है SSC ने अपने तीनों के नोटिफिकेशन में ये बोल रखा है कि जो टेंटेटिव वैकेंसी, मतलब टेंटेटिव वैकेंसी नहीं, कि वो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान लाने वाला है इस बार के SSC एग्जामिनेशन में, जो कि एक अच्छी खबर है। तो वेटिंग लिस्ट का मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। कि मान लीजिए कि जिसने सपोज़ किसी का नंबर आ गया, मतलब किसी ने कट ऑफ पार कर ली तो उसका सिलेक्शन हो गया। अब उसी आदमी ने, मतलब उसी एस्पायरेंट ने कोई दूसरा फॉर्म भर रखा था कोई बड़ी पोस्ट का, तो फिर उसका वो भी क्लियर हो गया। तो पहला वाला जो पोस्ट है तो वो नहीं ज्वाइन करेगा। तो क्या, मान लीजिए उसके लिए वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नहीं गया, तो वो वाला पोस्ट उसके लिए खाली हो गया। अब वो वाला पोस्ट खाली हो गया तो क्या करें, वो तो खाली रह गया ना वैकेंसी। तो पहले होता था वो खाली रह गई तो खाली रह गई, अब जो है अगली ज्वाइनिंग नेक्स्ट ईयर होती थी। तो इससे क्या होता था, क्योंकि वैकेंसी कम हुई है लेकिन काम तो उतना ही है ना, काम उतना ही है, तो जो मतलब जिनकी नौकरी लगती थी उनको ज़्यादा काम करना पड़ता था। तो वेटिंग लिस्ट का ये मतलब हो गया कि इस बार सेकंड कट ऑफ जारी करने वाला है हमारा, मतलब वो SSC जो है वो सेकंड कट ऑफ जारी करेगा उन लोगों के लिए जिनके लिए सीट खाली रह गई है। तो फिर जिनकी हाईएस्ट कट ऑफ है, मतलब जो बचे हुए कैंडिडेट हैं, ऊपर टॉप जिनकी कट ऑफ होगी, मतलब जिनके अच्छे मार्क्स होंगे, तो फिर उनको वो जॉब मिल जाएगी। तो वेटिंग लिस्ट का कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। उसके बाद वैकेंसी देखने के बाद अब हमारा जो है एज लिमिट आप देख लेना कि जो ST SC OBC के लिए उनको कितने से कितने यहाँ पे एज देखने को मिल रही है, ठीक है। वो आप देख सकते हैं, नहीं तो पॉज करके देख लेना। यहाँ पे एग्जाम्पशन कितने साल का मिला हुआ है। उसके बाद हमें एक और चीज़ देखनी है, यहाँ पे पेज नंबर 14 में था, 1 2 3 4 14 में, हाँ। यहाँ पे था कि फ़ीस जो है, एप्लीकेशन फ़ीस वो 100 रुपये ही है जो कि पहले थी। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस आप देख सकते हैं जो कि 100 रुपीज़ ही है, जो कि चलती आ रही है, ठीक है ना। तो क्योंकि चर्चा हो रही थी, कुछ यूट्यूब की वीडियोस भी थी कि इस बार
वेंडर चेंज होगा तो वो उसका एप्लीकेशन फ़ीस बढ़ा देंगे, तो फिर ऐसा कोई यहाँ पर सीन देखने को नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 100 रुपये की हमारी फ़ीस है जो कि पहले से थी। उसके बाद करेक्शन विंडो के लिए बारे में कुछ दे रखा है, हमारे मतलब का नहीं है। हाँ, ये मतलब का है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो अपने रीजन, जो भी जिस रीजन से आप भरना चाहते हैं उसके यहाँ पे देख सकते हैं कि KKR में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर फॉर्म फिल करने से पहले अब यहाँ पर आते हैं पैटर्न के बारे में। देखिए जी, जो पैटर्न है, पैटर्न चेंज करने के बारे में बहुत लोग कह रहे थे कि पैटर्न चेंज होगा, वेंडर चेंज होगा, या जो भी है एडिक्विटी आएगी या फिर कोई और TCS तो नहीं कराएगी। तो वो सब चीज़ें नोटिफिकेशन नहीं लिखा है कि ये जो पेपर है वो TCS कंडक्ट कराएगी या नहीं कराएगी, लेकिन पैटर्न साफ हमें देखने को मिल रहा है। जो पैटर्न चलता आ रहा है वैसा ही पैटर्न है। आपको GS मतलब जनरल साइंस, रीजनिंग, मैथ्स में और इंग्लिश में सेम 25-25 क्वेश्चन है, 50-50 मार्क्स के हैं, 1 घंटे का टाइम आपको मिल रहा है। और PWT का मतलब ये जो है जिनको स्क्राइब की आवश्यकता है उनके लिए 1 घंटा 20 मिनट का टाइम दिया हुआ है, जो भी है। ठीक है, जो भी एलिजिबल है वो कर लेंगे। Tier 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में हो जाएंगी हमारे पास। और जो लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन रहता है, नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल सेम पैटर्न है, कोई पैटर्न में चेंज नहीं है Tier 1 के में। अब आते हैं Tier 2 में। कोई Tier 2 में कह रहा था कि मैथ्स नहीं होगा, रीजनिंग नहीं होगा, GK नहीं होगा इस बार, तो इस बार हम Tier 2 में जो हम देखने को देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग रहता था, जो कि है 30-30 क्वेश्चन रहते थे, 3-3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता था, 180 नंबर। उसके बाद सिमिलरली इंग्लिश की वेटेज ज़्यादा है, 45 नंबर। तो अगर हम देखें तो सभी सेक्शन में जो इंग्लिश की वेटेज है सबसे ज़्यादा है, तो थोड़ा इंग्लिश में आप ध्यान दीजिए अपना, मतलब इंग्लिश का जो है अपना पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैथ्स और रीजनिंग से भी ज़्यादा वेटेज है ना, तो फिर बाकी तो मैं नहीं कहना चाहूँगा कि जो कह रहे हैं कि मैथ्स पढ़ लो कि उसी से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी मैं नहीं जानना चाहूँगा गहराई में इस बात की, लेकिन आप देख सकते हैं कि इंग्लिश के ज़्यादा हमारे पास वो वेटेज रखता है, तो फिर आप इंग्लिश को ध्यान से पढ़िए। उसके बाद जो है कंप्यूटर नॉलेज है, 20 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, और जो है 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन है, और इसमें लगभग आपको 18 नंबर होते हैं, बट मैं कहूँगा कि आप 25 मार्क्स टारगेट करके चलिए। 25 मार्क्स का क्या मतलब हो गया, 8 क्वेश्चन कर लीजिए सही, तो तभी आपका क्वालिफाई हो जाएगा कंप्यूटर टेस्ट। उसके बाद जो है आपका डेटा एंट्री मतलब स्पीड टेस्ट है, 35 वर्ड्स पर मिनट बोलते हैं, लेकिन कीबोर्ड की बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं वहाँ पर। तो जो भी है, मतलब हम सबसे वर्स्ट कंडीशन में हम ये सोच के चलें कि हमें जो है सबसे वर्स्ट कंडीशन ही मिलेगी। ठीक है, कोई मुझे इधर से डिस्टर्ब कर रहा है, कोई उधर से डिस्टर्ब कर रहा है, या कोई इन्विजिलेटर ही डिस्टर्ब कर रहा है कि लैपटॉप सही मतलब कीबोर्ड सही नहीं चल रहा है, माउस नहीं चल रहा है, एंटर नहीं मतलब जो भी है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि हमारे पास 15 मिनट नहीं है। 15 मिनट की जगह हमारे पास मान लीजिए 12 मिनट का ही हमारे पास समय है। 35 वर्ड्स पर मिनट रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारी जो स्पीड है वो लगभग 40 से 45 होनी ही चाहिए, वो भी 12 मिनट के अंदर। तो फिर वो भी तो उसकी तो आपकी जो जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होएगा। ठीक है, चाहे कैसी भी कंडीशन आ जाए, तो फिर वो हमारे हाथ में नहीं है ना, तो फिर हमारे तो अब हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए नहीं है ये। ठीक है, तो बाकी पेपर 1 में जो कि यहाँ पे सिलेबस था बिल्कुल सेम सिलेबस है, कोई चेंज नहीं हुआ है सिलेबस में। और जो लोग कह रहे हैं कि अब पैटर्न तो चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस भी सेम ही है। अगर मान लो अगर वेंडर चेंज भी होता है, चलो वेंडर की बात पे मैं अभी आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ है, बस कुछ नहीं करना है। और ये आपका सिलेबस है जो कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी जहाँ से भी आपने सिलेबस डाउनलोड किया है, जहाँ से भी पढ़ा है, अपने टीचर पे चाहे आपने यूट्यूब से भी पढ़ा है ना, तो उन्होंने भी सारा सिलेबस ही करवा रखा है। ठीक है, बस आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। उनकी सारी वीडियो कवर हो रही है ना आपकी, तो आपको ये सिलेबस देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारा सिलेबस करवाते हैं चाहे आप कहीं से पढ़ रहे हैं। ठीक है, जीके में भी सेम चीज़ है, क्वांट में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये तो हो गया हमारी सिलेबस की बात, और थोड़ा सा सिलेबस इलेबोरेट कर रखा है यहाँ पे। एक चीज़ मैं कंप्यूटर का सिलेबस आप ज़रूर देख लीजिए यहाँ पे कंप्यूटर का, क्योंकि जो भी मैंने देखा है एक्चुअली यूट्यूब पर भी मैंने कुछ वीडियोस देखे, तो थोड़ा सा वो थोड़ा एक्स्ट्रा चले जाते हैं, थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं, बट स्टिल इतना ये जो टॉपिक है ना, आप टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हैं और उतना ही पढ़ सकते हैं, तो उतना ही आपके लिए ठीक होएगा। ठीक है, उसके बाद स्टैट्स का हमें नहीं मतलब है। उसके बाद यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन आपने करवा लिया होगा, आई होप। अच्छा, इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ, अभी आधार के बारे में। तो डीवी के लिए भी हाँ, तो आप जब आप डीवी के लिए जाएंगे तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और वो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं एक बाद में वीडियो बना दूंगा, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं। जो भी ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं
उन्होंने बढ़िया से एक वीडियो बना रखी है, तो फिर आप उनकी भी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इससे डीवी की वीडियो देखने से पहले आप अपना पेपर की तैयारी कीजिए, ठीक है, ये तो बात की बात है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ पोस्ट वाइज दे रखे हैं और हमें बस इतना ही पढ़ना था, है ना। और इसके बाद कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है, ख़त्म। हाँ, तो अब कहाँ आ रहे थे हम? आ रहे थे बात पे वेंडर पे आ रहे थे, और आधार ऑथेंटिकेशन, ये दो चीज़ की बात कर रहा था मैं। सो वेंडर चेंज का ऐसा है कि मान लो वेंडर चेंज हो गया, टीसीएस नहीं आ रही है तो कोई और वेंडर आ रहा है, एडिक्विटी भी नहीं आ रहा है, कोई और वेंडर आ रहा है, तो क्या करेगा? सिलेबस आपके सामने है, इस नोटिफिकेशन में सिलेबस आपको देखने को मिल चुका है, तो सिलेबस तो सेम है, तो क्वेश्चन हार्ड कैसे बन सकते हैं बताइए? अगर कोई मान लीजिए परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, परसेंटेज के जितने टाइप होंगे उतने, उसी में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा। और क्योंकि जो क्वांट सेक्शन में पेपर मुश्किल, इसलिए कंसेप्ट वाइज पेपर मुश्किल नहीं बनता है, क्योंकि जितना भी सिलेबस है, सारा सिलेबस आपने जहाँ से भी कंप्लीट किया वो सारा सिलेबस कराते हैं, तो कंसेप्ट वाइज तो दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन मुश्किल हो सकता है कि वो कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड रख दें बस, ठीक है। ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन होगी तो फिर वो तो आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, जो कि सब बताते ही हैं। तो मैथ्स में वैसे पेपर मुश्किल आ सकता है। रीजनिंग में मैं कह सकता हूँ कि जो मिसिंग नंबर वाले कुछ लाइक उनके भी खैर ज़्यादा पैटर्न नहीं होते हैं, उनका भी ज़्यादा लाइक मिसिंग नंबर वाला जो सेक्शन है वो मैं पर्सनली बताता हूँ कि मुझे वो वाला सेक्शन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि पता नहीं कौन सा पैटर्न कब आ जाए उसमें, या क्या नहीं लगे, वो लगता ही नहीं कि एक बार में देखने को लग गया तो लग गया। मान लो 30 सेकंड में भी आंसर आ जाएगा, 2 मिनट में भी आंसर नहीं आएगा, तो उसमें वो थोड़ा सा कर सकते हैं चेंज, थोड़ा सा हार्ड बना सकते हैं, चाहे वो पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है रीजनिंग में। और नहीं तो क्या, और कुछ भी नहीं हो सकता है रीजनिंग में, बाकी सब कुछ सेम सिलेबस है, तो कोई पैटर्न नहीं होएगा चेंज। अगर वेंडर चेंज भी होते तो हमें दिक्कत लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश में भी सेम ही चीज़ होगी। अगर वो नाउन है तो नाउन का एरर है किसी ग्रामेटिकल सेंटेंस में, या एरर फाइंड करने में नाउन का एरर, तो नाउन का ही रहेगा ना। नाउन में भी आपने जितनी चीज़ें पढ़ रखी हैं उसका ही, उसी में से एरर होएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फिर वो जो है कोई भी, तो वेंडर चेंज की अगर आपको 3 सब्जेक्ट तो हो गए, क्वांट का, रीजनिंग और इंग्लिश, इन सब में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीके में अगर कोई वेंडर चेंज होता है तो बेसिक जो जैसे आपका ज्योग्राफी है और हिस्ट्री और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है, इन सब का जो आपने एक बार सिलेबस कर रखा है, जो बेसिक चीज़ है, अब वो तो आप टीसीएस में भी नहीं ले सकते ना गारंटी। टीसीएस की भी गारंटी नहीं कि वो इस बार पता नहीं कौन सा दे दे, करंट अफेयर से ज़्यादा दे दे या कोई दूसरे सेक्शन से ज़्यादा दे दे, उसका भी कोई गारंटी नहीं है ना। तो फिर क्योंकि जीएस तो रहता ही है, कौन सा जीएस इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस गिवन इन दिस नोटिफिकेशन, हमें वो सिलेबस तो करना ही है, एटलीस्ट करना ही है ना। तो जहाँ से भी आप कर रहे हैं वो तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो कर लेंगे तो फिर वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे डेफिनेटली। और अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है और आपने एक डेफिनेटली एक डिसेंट तैयारी करी है तो वो किसी से नहीं बनेगा, समझ आ रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा ज़रूर, आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो हाँ, तो वेंडर चेंज का ये है कि वेंडर चेंज हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जो भी आप पढ़ते आ रहे हैं वो बस पढ़ते रहिए, ठीक है। बात हो गई वेंडर चेंज की। नॉर्मलाइजेशन की बात कर लें तो इस बार नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा सा मतलब, जो शायद नॉर्मलाइजेशन के एक नोटिफिकेशन में कुछ देखा था या नहीं, लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन है इस बार भी ढंग से होने वाला है। एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाला था एक बार, मतलब मुझे वो फॉर्म याद नहीं आ रहा है कौन सा फॉर्म था, वह निकाला था कि जो नॉर्मलाइजेशन है इस बार किसी के 200 में से 201 नंबर भी नहीं आएगा, ठीक है। सारे जो नॉर्मलाइजेशन है वो नॉर्मलाइजेशन इस बार ढंग से होगा। एवरेज करके नॉर्मलाइजेशन निकालती है एसएससी, तो उसी के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होगा। किसी के फुल मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे। और इस बार नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा जो है वो सबको मिलेगा, ठीक है। मार्क्स कम होंगे बढ़ेंगे तो, लेकिन फ़ायदा मिलेगा। लेकिन हमारी जो तैयारी है, तैयारी के अकॉर्डिंग हमको कट ऑफ के अकॉर्डिंग टीयर 1 में 160 मार्क्स का टारगेट तो डेफिनेटली रखना ही होगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की में दिक्कत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन का ये बात है, बस अपना टारगेट 160 नंबर रखिए। आपके मॉक में 160 नंबर आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया बात है, चाहे आपकी परसेंटाइल उधर 70 ही हो, है ना, चाहे 80 परसेंटाइल आए, चाहे 70 परसेंटाइल आए, मतलब कोई नहीं है इस बात का। लेकिन आपके जो है 160 मार्क्स आपका टारगेट होना चाहिए, तो आपका डेफिनेटली ये क्लियर हो जाएगा टीयर 1 वाले जो मार्क्स है। इस बार नॉर्मलाइजेशन ऐसा होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की भी बात हो गई है यहाँ पे। अब मैं कह रहा था लास्ट में आधार ऑथेंटिकेशन, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया है तो आप कोई भी एसएससी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है।
वो कैसे करना है, तो आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करना है वो आप जैसे ही आप अपना डैशबोर्ड खोलेंगे ssc.gov.in वाली वेबसाइट पर, वहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। वहाँ पर आपको एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पर आप जाएंगे तो वहीं पर शुरू में ही ऊपर ही आ जाएगा, वहाँ पे आधार मतलब आधार से अगर आपने पहले से वो फॉर्म आपने कर रखा है, ठीक है, आधार आपने कर रखा है ना, तो आपको उसको वेरीफाई भी कराना होगा। वेरीफाई कैसे कराएंगे, आप वहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कुछ लिखा आएगा कि हाँ मैं अपना आधार कार्ड एसएससी को सौंपता हूँ और ये कुछ अपने होशो आवाज़ में सौंपता हूँ, बस वही कुछ लिखा है, कोई मतलब नहीं है। बस आप नीचे लिखा है ओटीपी का ऑप्शन, आप ओटीपी का बटन दबाइए, ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई करवा दीजिए और इसके बाद आपका आधार ऑथेंटिकेट हो चुका है आपका फॉर्म के साथ। और एक और चीज़ कि जो एसएससी का जो ये आधार ऑथेंटिकेशन है, कुछ लोग कह रहे थे कि आधार ऑथेंटिकेशन का ये मतलब समझ रहे हैं कि मैंने आधार ऑथेंटिकेट कर दिया तो फिर उसी के अकॉर्डिंग मेरा ओटीआर में भी चेंज हो जाएगा। सपोज कीजिए आपका जो आधार कार्ड में आपका एड्रेस है वो आपका गांव का एड्रेस है आधार, और जो ओटीआर में है वो आपने प्रेजेंट एड्रेस, सपोज कीजिए कि आपने कोई शहर में रहते हैं और उसका एड्रेस डाल रखा है, तो जैसे आपने वो वेरीफाई किया तो आपका चेंज हो जाएगा आधार के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ आपका वेरिफिकेशन के लिए है, ऑथेंटिकेशन के लिए है। इस आपका ओटीआर कोई भी चेंज नहीं होगा। जो भी आपने चीज़ें ओटीआर में डाल रखी हैं वो वैसी की वैसी ही चीज़ें रहेंगी। आधार से सिर्फ इतना चीज़ होगा कि आपका वेरीफाई हो जाएगा, वहाँ जाके आप दिखा दीजिए आधार, और जब भी लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा ना तो फिर उस टाइम वो बस वो वेरिफिकेशन के लिए होगा कि हाँ भाई ये आदमी है। अगर आपकी थोड़ी बहुत फ़ोटो भी या कुछ किसी भी कोई रीज़न है या किसी की वजह से आपको पेपर में दिक्कत आ सकती है तो आधार जिसने करवा रखा है ऑथेंटिकेट, तो फिर वो डेफिनेटली पेपर ढंग से दे सकता है, तो उसको ऐसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, है ना। तो ये एक चीज़ हो गई है। तो आधार ऑथेंटिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपका ओटीआर चेंज हो जाएगा, ओटीआर में वही चीज़ें रहेंगी जो आपने पहले भर रखी हैं, तो उससे आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आधार आपने कर दिया ऑथेंटिकेट, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया वहाँ पे, अब आप जा करके अपना सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आधार ऑथेंटिकेशन। और जो नए लोग हैं वो अपना नया ओटीआर कीजिए, और इस बार जो नए लोग कर रहे हैं ना उनके लिए आधार ऑथेंटिकेट मैंडेटरी है। तो आधार से आप मतलब अपना जो भी फॉर्म भर रहे हैं ना तो आप उसमें आधार कार्ड डेफिनेटली आप डाल लीजिए, ठीक है। और आप ये मेक श्योर करना कि जो आपका आधार कार्ड है ज़्यादा पुराना ना हो, आपका ओटीपी आ जाए उस नंबर पे, ठीक है। क्योंकि कुछ आधार कार्ड है, जैसे कुछ जब पुराने लोगों ने बनवाया ना आधार कार्ड तो उनके साथ उनका नंबर नहीं होता है ना, उनका जो नंबर है, या मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं तो फिर उनमें से था किसी का कि उनका नंबर ही नहीं है उसमें, आधार कार्ड में अटैच ही नहीं है नंबर, तो फिर वो कुछ नहीं करना है, आप जाके आधार सेंटर पे जा कर के आपका हो जाएगा वो, बस आप थोड़ा सा चेंज करवा लीजिए तो नंबर भी ऐड हो जाता है, तो फिर ओटीपी भी आने लगेगा, ठीक है। तो फिर आप ये देखना, और बाकी आप आधार ऑथेंटिकेट कीजिए, फॉर्म भरिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको कोई भी रिलेटेड डाउट हो इस वीडियो से तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। और बस आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, अपने कमर कस लीजिए, जो भी आपने जितना पढ़ा है अपनी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए रिवीजन की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, और मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपको अपनी प्रिपरेशन का ठीक से अंदाज़ा हो पाएगा, ठीक है। तो फिर आप मॉक टेस्ट लगाइए, और मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। सो टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।